डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेलोजेंस के बारे में। ठीक है, तो ये हेलोजेंस क्या चीज़ है? आपके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक है हेलोजन करके। ठीक है, तो ये हेलोजन है क्या चीज़? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हेलोजन का मतलब क्या है। तो ये जो आपका हेलोजन ये टर्म है, ये आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, halogens comes from Greek word तो ये है आपका हेलोजन जो है टर्म, ये आपका ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है सॉल्ट फॉर्मर, जो कि क्या करता है? सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। तो ये सॉल्ट फॉर्मर क्या चीज़ है? ठीक है, तो ये आपका जितने भी हेलोजेंस है वो क्या करता है? इधर मेटल के साथ डायरेक्टली करता है, जो कि सॉल्ट फॉर्म बनाता है। और ये जो हेलोजेंस है आपका बहुत रिएक्टिव है, और नॉन मेटल के साथ भी ये क्या करता है? रिएक्शन करता है। ठीक है, और जो सारा जो हेलोजेंस है, ऑल द हेलोजेंस एलिमेंट जो सारे जितने भी हेलोजेंस एलिमेंट है, ऑल द हेलोजेंस रिएक्टेड रेडिली विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट। जब आपका हेलोजेंस जैसे कि आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपका क्या करता है? सॉल्ट फॉर्म होता है। तभी हमने इसको, ये क्या हुआ, हेलोजन जो है ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि क्या करता है? मेटल के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। और ये आपका नॉन मेटल के साथ भी क्या करता है? हाईली रिएक्टिव रहता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव रहता है। तो ये आपका हेलोजन का डेफिनेशन हुआ कि ये क्या आया कहां से? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सॉल्ट फॉर्मर, जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। और ये जितने भी आपके हेलोजेंस है वो क्या करता है? मेटल के साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हेलोजेंस अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये आपका ग्रुप क्या होता है? ग्रुप 17 ग्रुप है आपका पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसमें अगर हम एलिमेंट देखें तो आपका सबसे पहले आता है, जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो फ्लोरीन है। ठीक है, जिसे हम एफ से क्या करता है? डिनोट करता है। इसके बाद आपका क्लोरीन है, जिसे हम Cl से डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका ब्रोमीन है, जिसे हम Br लिखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आपका आयोडीन है, जिसे हम I से डिनोट करता है। एंड जो लास्ट जो एलिमेंट है वो एस्टेटीन है, जिसे हम At से डिनोट करता है, सिंबल है। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट है वो आपका हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, जिसे हम हेलोजन कहते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है आपका क्या है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट सेकंड जो क्लोरीन है, थर्ड जो ब्रोमीन, नेक्स्ट आयोडीन एंड एस्टेटिन। ये 5 एलिमेंट्स को आप क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं, जो कि ग्रुप 17 आपका पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी फिजिकल स्टेट। ये जो है फिजिकल स्टेट इसका क्या आता है? ठीक है, फ्लोरीन का क्या फिजिकल स्टेट है, क्लोरीन का क्या है, ब्रोमीन का क्या है, आयोडीन का क्या है, और एस्टेटीन का क्या है। तो ये जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है आपका, जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, ये आपका गैस होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन आपका गैसियस फॉर्म में रहता है। ब्रोमीन आपका क्या रहता है? लिक्विड रहता है। और ये दो जो लास्ट एलिमेंट आयोडीन और एस्टेटिन है, ये आपका सॉलिड रहता है। क्या रहता है? सॉलिड रहता है। ठीक है,
फिजिकल स्टेट क्या है आपका, फ्लोरीन और क्लोरीन आपका गैसेस है, ब्रोमीन आपका लिक्विड है, आयोडीन और एस्टेटिन आपका क्या है, सॉलिड है। ठीक है, फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो चीज है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे इनका सारा जो प्रॉपर्टीज नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड रहता है। तो जब भी आपको इन हैलोजेंस का या जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरीन का। अगर आपको लिखना है तो इसका जो नियरेस्ट जो नोबल गैस रहता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम सबसे पहले जो शॉर्टकट है, क्योंकि सारा जो इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में जा रहा है किस शेल में जा रहा है वो हम नहीं लिख सकते हैं। तो फ्लोरीन का जो नियरेस्ट जो हमारा जो इससे पहले वाला अर्लीस्ट जो हमारा हेलोजन है वो हीलियम है। ठीक है, हीलियम के बाद आपको जो पहला जो, क्योंकि ये फर्स्ट सीरीज है इसमें आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और आपका 2p में आपका 5 रहेगा, क्योंकि हेलोजेंस क्या है नेक्स्ट टू दी जो नेक्स्ट टू दी आपका नोबल गैस है। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, क्योंकि हमारा p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पे कितना है, 5 है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बाद आपका 2s2 2p5। इसके बाद क्लोरीन का, हीलियम के बाद आपका जो नेक्स्ट जो नोबल गैस आता है वो नियॉन है, Ne। ठीक है, नियॉन लिखेंगे। अब 2s के बाद आपका क्या आएंगे नेक्स्ट में, 3s 2 3p5। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली याद रखना है आपको नोबल गैस। इसके बाद ब्रोमीन का लिखते वक्त आपको नेक्स्ट आर्गन याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन में आपका 3s ऑर्बिटल और इसके पास 3d ऑर्बिटल भी है, तो यहाँ पे पहले आपका 3d आएंगे, 3d10। इसके बाद इसके नीचे आपका 4s2 4p5, ऐसे क्या आएगा आपका। इसके बाद आयोडीन का, आर्गन के बाद जो आपका नोबल गैस है कौन सा है, क्रिप्टन है। अब 3d आ गया, नेक्स्ट जो इसके बाद 4d आएंगे, पहले 4d10 5s2 5p5, ये याद रखना है। एस्टेटिन का लिखना है, क्रिप्टॉन के बाद आपका जो नोबल गैस आता है वो जीनोन आता है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ 4d आया है तो 4f भी फिलअप होगा। 4f में हमारा टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होता है। 5d हमारा कंप्लीट है, यहाँ पे 10 आएंगे। इसके बाद हमारा 6s2 6p5 6p5। तो यहाँ पे नोट जो आपको इंपॉर्टेंट जो चीज है, यहाँ पे इसका जो वैलेंस शेल है, यहाँ पे जितने यहाँ पे 2a फर्स्ट में फ्लोरीन में 2p में आपका क्या है जो वैलेंस शेल रहेगा वो यहाँ 2 रहेगा, 2s2p। 5 यहाँ पे है, 3p में क्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ब्रोमीन में 4p में 5 है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नोबल गैस में जाने के लिए। आयोडीन की केस में 5p में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कमी है, क्योंकि p में हमारा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जाता है। एस्टेटिन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे 6p ऑर्बिटल में आपको क्या रहता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो कि ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट जो ये आपका नोबल गैस में जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन की जो सेटिंग है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा कि जो पहला एलिमेंट है फ्लोरीन है, नेक्स्ट जो आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। यहाँ पे देखेंगे तो जो सबसे पहला एलिमेंट जो कि जिसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा, फ्लोरीन का। इनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए। अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाता तो इसकी स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाता। ठीक है, इसके पास आपका 5 ही इलेक्ट्रॉन है, एक अगर इसमें होगा तो ये आपका नेक्स्ट जो आपका नोबल गैस होगा नियॉन।
किस में चला जाएगा, नियॉन में, जो कि इसका नेक्स्ट में हमारे यहाँ जब हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नोबल गैस लेते हैं नियॉन, तो नियॉन में जाने के लिए आपको इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए हमारा फ्लोरीन क्या रहता है, फ्लोरीन जो है इस मोस्ट रिएक्टिव क्या रहता है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे जो एलिमेंट है, तो वो क्या है आपका फ्लोरीन है। सारे एलिमेंट्स में से हमारा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो आपका फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस में जाने के लिए। तो ये क्या कर देता है, इसके पास ये क्या कर देता है, इसको जो हमारा फ्लोरीन है इसको है 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस में जाने के लिए इसको सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है तो ये स्टेबल बन जाएगा, ये नोबल गैस में चला जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। तो करता क्या है, ये जो फ्लोरीन एटम है, एक तो फ्लोरीन एटम हमने कहा कि ये हमारे सारे एलिमेंट्स में से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या कर देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देयरफॉर ये जो फ्लोरीन क्या कर देता है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसका जो ऑक्टेट है, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो पूरा हो जाएंगे, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी 5 है, 5 + 2 6 7, एक वो एक्स्ट्रा गेन करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, फॉर्मिंग F-, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जितने भी हमारा ये जो हेलोजेंस है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, अगर यूजुअली हम हेलोजेंस को एक्स से डिनोट करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये X- फॉर्म करता है। एक जो कि अभी यहां से फ्लोरीन से फ्लोराइड बन गया, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन से क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बन जाएगा, आयोडीन से आयोडाइड बन जाएगा, एस्टेटिन से एस्टेटाइड बन जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि इनको क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके पास चांसेस ज्यादा है कि वो दूसरे जो एलिमेंट है या दूसरे जो मेटल्स है उनसे इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करके हाईली वो क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि ये फ्लोरीन जो है अपना दूसरे किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, या क्या कर देता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये क्या कर देगा, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या रहेगा, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेंगे, यहां पे मोस्टली आपका आयनिक बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये क्या होता है, ये आपका मोस्टली विथ मेटल के साथ रहता है, ये मोस्टली विथ मेटल। ये वाला केस जो है आपका फ्लोरीन अपना जो इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये आपकी मेटल के साथ होता है। और क्या बन जाता है, एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड, वहां क्या बनता है आपका, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि क्या रहा, जब फ्लोरीन ने दूसरे का अपने पास पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पे पार्शियल क्या रहेगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, फ्लोरीन पे आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वहां पे जो बॉन्डिंग बनेगा वो मोस्टली ये वाला केस मेटल के साथ होता है और आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो दूसरा केस क्या होगा, अगर आपका फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ले नहीं लेता है, बल्कि वो किसी अगर उसके पास जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा तो फ्लोरीन नहीं ले सकता है। ऐसा एलिमेंट की जिसके पास इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है। फॉर एग्जांपल अभी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज छोटा है तो वो उतना आसानी से वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, क्योंकि उसको भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन
चाहिए अपना अपना आउटर शेल पूरा करने के लिए। तो कभी कभी ये फ्लोरीन क्या कर देता है, शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ क्या करता है, यहाँ जो है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को पूरा नहीं लेता है, बल्कि ये फ्लोरीन क्या कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। मोस्टली ये क्या कर देता है, नॉन मेटल के साथ, मोस्टली ऑकर्ड विद नॉन मेटल के साथ क्या रहता है, ये वाला केस रहता है, नॉन मेटल के साथ ये वाला केस रहता है। और यहाँ पे क्या बनता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरे केस में हमने क्या देखा था, मेटल के साथ वो आयनिक बॉन्ड बना देता है, ठीक है। क्योंकि मेटल क्या है, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आराम से दे देता है, ठीक है। नॉन मेटल की केस में ऐसा नहीं है, वो आराम से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्लोरीन है हमारा, इसके पास क्या है, आउटर मोस्ट जो शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, दोनों के बीच में शेयर करता है, तो आपका ऐसा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप ऐसा रहा, ठीक है, बॉन्ड को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, फ्लोरीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, और यहाँ पे इसके साथ हमारा हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट या आउटर शेल, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको पूरा करने के लिए, तो इसको मिल जाता है। तो ऐसे आपका फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन नहीं बल्कि हमारा जो ग्रुप 7 जो हेलोजन एलिमेंट है, वो ऐसे अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। जब ये पूरा ऑक्टेट पूरा करते हैं तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, इक्विवेलेंट टू नोबल गैस कन्फिग्रेशन में चला जाता है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्या रहता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये इनकी पहला प्रॉपर्टी है कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहता है, क्यों, इस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो मोस्टली क्या रहता है, रिएक्टिव रहता है, और इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, लेके अपना जो ऑक्टेट है पूरा करता है, ठीक है। अब जो हैलोजन में से हम देखेंगे, ये जो 5 जो एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनकी प्रॉपर्टी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये फ्लोरीन तो हमने कहा सबसे रिएक्टिव रहता है, ठीक है। तो फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव क्यों रहते हैं, क्योंकि एक तो इसका साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। क्योंकि इसके पास अगर हम देखें तो 2s2p तक है, इतना ही इसके पास महदूद है। अब यहाँ पे 3s आ गया, 3p आ गया, तो 3d ऑर्बिटल भी ऐड होगा, तो साइज क्या होगा, नीचे जितने जैसे आप नीचे चले जाएंगे उतना इसका साइज बढ़ता जाएगा। अब क्या रहता है आपका, जो इनकी प्रॉपर्टी जनरली क्या रहता है, सिमिलर रहता है। अगर हम हेलोजेंस की बात करें, हेलोजेंस फैमिली की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिन, तो इनकी प्रॉपर्टीज में दूसरे ग्रुप से ज्यादा सिमिलरिटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, नाइट्रोजन या कार्बन या बोरॉन फैमिली की बात करते हैं, तो उनकी कंपैरिजन में हमारा जो हेलोजेंस रहता है, तो आपस में उनकी सिमिलरिटी ज्यादा मिलता रहता है, ठीक है। ज्यादा एक दूसरे के साथ अब उनकी सिमिलरिटी ज्यादा मिलता है। लेकिन क्या होता है, ये जो आपका फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन पहला एलिमेंट है, फ्लोरीन जो है, याद रखना, फ्लोरीन डिफर्स इन मेनी वेज यहां पे क्या रहता है, जो आपका पहला एलिमेंट है फ्लोरीन डिफर्स इन मेनी वेज फ्रॉम द rest of the elements ऑफ द सेम ग्रुप के मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम हेलोजेंस की बात कर रहे हैं। तो हेलोजेंस में हमारा जो फ्लोरीन है, ये अपना कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करता है एज कंपेयर टू हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो यहाँ पे रीजन क्या है,
कि फ्लोरीन अपना जो कुछ अलग सा बिहेवियर क्यों शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लोरीन हैलोजेंस की ही बात नहीं है, तो सारे ग्रुप के, जैसे कि आपका बोरॉन ग्रुप से बोरॉन फैमिली, नेक्स्ट कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फिर यहाँ फ्लोरीन या हैलोजेंस फैमिली, तो जितने भी ग्रुप्स है उनकी जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट जो एलिमेंट है सारे ग्रुप के, जैसे कि बोरॉन फैमिली में बोरॉन होंगे, कार्बन फैमिली में कार्बन होंगे, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन होंगे, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन होंगे, फिर यहां फ्लोरीन हुआ। ठीक है, तो ये जो पहला एलिमेंट है सारे ग्रुप्स के, पहला एलिमेंट दूसरे ग्रुप, उसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से सारे ग्रुप के जो पहला एलिमेंट है वो कुछ अपना अलग सा प्रॉपर्टी शो करता है, या कुछ प्रॉपर्टीज में वो अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से या दूसरे एलिमेंट से कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसके इसके लिए कुछ रीजन है। रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? रीजन हमारे पास है, एक तो हमारा क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्मॉलर इन साइज रहता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या रहता है हमारा, जैसे कि यहां फ्लोरीन है। ठीक है, फर्स्ट जो एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इज स्मॉलेस्ट इन साइज। साइज में अगर हम कंपेयर करें तो आपका जो पहला एलिमेंट सारे ग्रुप का वो सबसे क्या रहता है, छोटा रहता है। तो वो जब छोटा रहेंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, टाइटली होल्ड अप करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से कहीं जाने नहीं देंगे। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन इसमें क्या है, क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारा पहला ग्रुप का पहला जो ग्रुप के पहले एलिमेंट्स में हमारे पास लो लाइंग डी ऑर्बिटल नहीं होता है। दूसरा क्या है, एब्सेंस ऑफ लो लाइंग डी ऑर्बिटल्स। इनमें क्या रहता है, डी ऑर्बिटल नहीं रहता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 में हमारा डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल आपका 3 से होता है, 4 में फिर एफ ऑर्बिटल ऐड होता जाता है। तो यही दो मेन रीजन है जो कि पहला मेंबर हर ग्रुप के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो दो रीजंस की वजह से करता है। एक तो पहला एलिमेंट आपका सबसे छोटा रहता है। अगर हम यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की बात करते हैं तो फ्लोरीन क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड अप करेगा। दूसरा क्या है, जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखते हैं तो आपका क्या है, यहाँ पे पहले जो मेंबर है, पहले एलिमेंट है फ्लोरीन, उनमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है। डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहने की वजह से वो अपना वैलेंसी यहां से 8 से, यहां देखो 2p से आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, जब क्योंकि 2p के बाद 3s आ रहा है तो दूसरा शेल आ रहा है। ठीक है, सेम शेल, वैलेंस शेल आपका सिर्फ यहाँ पे, यहाँ 6, यहाँ 2, 8 इलेक्ट्रॉन तक महदूद रहेगा। इसके बाद यहाँ पे वो अपना वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो 5 तो 2 यहाँ पे 7 हुआ, एक अगर ऑक्टेट पूरा करता है तो 8, फिर यहाँ से 3p के बाद वैलेंस शेल अभी हमारे पास 3d भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो एलिमेंट्स में अपना जो लो लाइंग डी ऑर्बिटल की वजह से वो अपना वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन जो पहला, जो हर ग्रुप के पहले मेंबर में 3 ऑर्बिटल है वो एब्सेंट होने की वजह से वो अपना वैलेंसी इसके आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो अपना कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ जो कि हर जो ग्रुप के पहला मेंबर क्यों डिफरेंट रहता है एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। ठीक, दूसरा यहां पे अगर हम बात करें तो अब हम नेक्स्ट, इसके बाद इसको हम मिटाएंगे नहीं, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी हम इसी की बेस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो देखते हैं कि जो अभी हमने प्रॉपर्टीज की बात की है कि यहाँ पे फ्लोरीन दूसरे मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर हम यहाँ पे आयनिक रेडियस की बात करते हैं, ठीक है, ये भी अलग अपना एक प्रॉपर्टी है, आयनिक रेडियस की बात करते हैं। ठीक है,
आयनिक रेडियस की जब हम बात करते हैं तो अगर हम आयनिक रेडियस देखेंगे तो फ्लोरीन की जो आयनिक रेडियस है वो आपका लगभग 1.33 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है सेकंड जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है, इसका 1.84 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद आपका ब्रोमीन है, इसकी आयनिक रेडियस की बात करें तो 1.96 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। आयोडीन की जब हम बात करें तो आपका ये 2.20 एंगस्ट्रॉम आपका इनकी आयनिक रेडियस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। एस्टेटिन इतना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, यही चार का हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रहता है, जो क्लोरीन और ब्रोमीन है इनकी आयनिक रेडियस क्या है, आपका क्लोजर है एज कंपेयर टू फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, ठीक है। अगर हम रेडियस की डिफरेंस की बात करें तो यहां पे क्या रहता है, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो आयनिक रेडियस की डिफरेंस हो वो अराउंड आपका 35 टू 38% क्या रहता है, आयनिक रेडियस में डिफरेंस रहता है। लेकिन जब हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं तो यहाँ ये सिर्फ 6.5% ही इनकी आयनिक रेडियस में डिफरेंट हमें नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, तो फ्लोरीन, इसीलिए हमने कहा कि जो हर ग्रुप के पहला मेंबर दूसरे मेंबर्स के कंपैरिजन में अलग अपना डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि यहां से भी हमें पता चलता है कि जब हम आयनिक रेडियस की कंपैरिजन करते हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में आयनिक रेडियस में डिफरेंस लगभग आप 35 टू 38% की डिफरेंस है। लेकिन जब हम यही क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं तो आपका ये क्या है, 6.5% ही है, इसीलिए इन दोनों में और कम होंगे, ठीक है। तो यहीं से आपको क्या पता चलता है कि हर ग्रुप के पहला मेंबर क्यों अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी शो करता है। तो जो आयनिक रेडियस की जो ट्रेंड है वो नॉर्मली अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका आयनिक रेडियस क्या रहता है, इंक्रीज होता है। यहां ये याद रखना, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि आयनिक रेडियस की ट्रेंड में क्या चेंजिंग आता है जब आप फ्लोरीन से आयोडीन या एस्टेटिन तक आता है। तो नॉर्मली आपका जो आयनिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हैं फ्लोरीन टू आयोडीन या एस्टेटिन, आपका आयनिक रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आयनिक रेडियस क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी है वो आप ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो जो हम मेन जो आपका ग्रुप 17 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए क्योंकि हमने कहा है कि इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्या हो जाता है, ये नोबल स्टेट में चला जाता है, ये स्टेबिलिटी की ओर जाता है। तो जो सबसे प्रिडोमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट सारे हमारे हेलोजेंस का है वो है -1। इसको अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये 2p6 हो जाएगा, इसका जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो पूरा हो जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है सब में -1। -1 मींस ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इनका सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन इज -1। तो ये याद रखना है कि हेलोजेंस जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका -1 है, मींस वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ही लेता है, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन का ही जरूरत है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा हो जाता है, ठीक है।
हाउएवर जब आप डाउन द ग्रुप जाता है, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन तक जब आप जाता है, तो ये वाला फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएंगे, ठीक है। फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएंगे। लेकिन जब आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन पे आता है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट अगर खुद से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर इसके साथ बॉन्ड करता है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सटेंड भी कर सकता है। क्लोरीन आपका +1 भी दिखा सकता है, ठीक है। -1 तो सब दिखाएंगे फ्लोरीन, लेकिन जो फ्लोरीन है वो सिर्फ -1 ही दिखाएंगे। जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन पे आता है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये +1 भी दिखाता है आपका, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है आपका क्लोरीन, ठीक है। +5 भी दिखाता है आपका, ये +6 भी दिखाता है और +7 भी दिखाता है। मींस ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ अपने जो जितने इसके पास जो अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकाल भी सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, दूसरा जो एलिमेंट इसके साथ कंबाइन होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसी तरह हमारा ब्रोमीन भी अपना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। +3 भी दिखाता है, कभी कभी जो ब्रोमीन अपने कंपाउंड्स में +4 भी दिखाता है, ठीक है। ये याद रखना, +5 और +6 भी हमारा ब्रोमीन क्या होता है, -1 के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्लोरीन, आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन -1 तो दिखाएगा, +1 भी दिखाता है, ठीक है। +3 भी दिखाता है, इसके साथ आपका +5 भी दिखाता है और +7 भी दिखाता है, ठीक है। IF जब फ्लोरीन जो आयोडीन आपका IF7 मॉलिक्यूल बनाता है, IF7 बनाता है, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा आपका, +7 रहेगा। -7 आपका फ्लोरीन पे रहेगा, तो आयोडीन पे आपका +7 रहेगा, ठीक है। तो ये आयोडीन अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 1 से ज्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये जो फ्लोरीन सिर्फ अपना एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -1, लेकिन ये क्लोरीन हुआ आपका, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक ले जा सकता है। ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे वही दो चीज है कि जो हमारा फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन के पास अगर हम देखेंगे तो सिर्फ जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है हीलियम, इसके साथ आपका 2s2 2p5 2p5 मीन इसके पास p ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही जगह क्या है, खाली है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो फ्लोरीन अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इसका वैलेंस शेल जो है वो 2p ऑर्बिटल है, 2s2 है, ठीक है। क्योंकि 2 के पास हमारा 3d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये अपना इसके बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं कर सकता। अगर हम प्लस की बात करें, तो फ्लोरीन हमारा सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के पास इतना पावर नहीं रहता है कि फ्लोरीन से यहां से क्या करे, इलेक्ट्रॉन निकाल सके, ठीक है। लेकिन जब हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है कि हमने कहा कि पहले एलिमेंट हर ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने पास एक तो कहा इसकी स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन वो टाइटली होल्ड रखते हैं, तो यहां से किसी कोई दूसरे एलिमेंट के पास इतना पावर नहीं होता कि यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। लेकिन जब हम क्लोरीन पे आता है या ब्रोमीन या नीचे आयोडीन, एस्टेटिन पे जाता है, तो इनके पास लो लाइंग डी ऑर्बिटल रहता है। हम यहां पे नियोन है, ठीक है, 3s2 3p5 3d इसके पास है, लेकिन अभी ये टोटली खाली है, ठीक है। तो ये इतना 7 तक अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये आप अपना यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके डी ऑर्बिटल में निकाल देंगे। यहां देखो 3s में 2 है, ठीक है, 3p है आपका, 3p में 1 2 3 4 5 है, और इसके साथ आपका क्या है, 3d पूरा खाली है। क्या है, 3d ऑर्बिटल क्लोरीन हुआ या आपका ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन में खाली है। तो क्या करता है, तो ये यहां से अपना जो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां से वो इसमें क्या कर देगा,
शिफ्ट कर देगा डी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहां से ये 3 इलेक्ट्रॉन रहा, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। दूसरे केस में एस ऑर्बिटल से भी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 तक इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है, वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके डी ऑर्बिटल में भेज सकता है। तो इसी वजह से आपका क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, एस्टेटिन, क्योंकि सबके पास क्या है, यहाँ 3D है, यहाँ 4D है, यहाँ 5D है, 6D ऑर्बिटल, लो लाइंग डी ऑर्बिटल अभी इनके पास बाकी है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करके डी ऑर्बिटल में भेज सकते हैं, इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करता है। लेकिन जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तो वो अपना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, उसके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और कोई दूसरे एलिमेंट इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव पावरफुल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल सकते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन बाद जो दूसरे जो एलिमेंट है हमारा, वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, वेरी कर सकता है, क्योंकि उनके पास लो लाइंग ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कैसे वेरी होता है इन केस ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की केस में, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, ठीक। अगर इनकी फिजिकल स्टेट हमने कहा कि फ्लोरीन और क्लोरीन आपका गैसेस होता है, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है, और आयोडीन और एस्टेटिन आपका क्या रहता है, सॉलिड रहता है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल स्टेट हुआ। नेक्स्ट जो है वो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, क्या है, इसको अब हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है कि जितना जो एक आपका गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और हमारे पास आयोडीन है या एस्टेटिन है। तो इसकी जब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें तो कैलोजूल पर मोल इसका क्या होगा, यूनिट है, ठीक है। तो अगर हम फ्लोरीन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मींस जो क्लोरीन में से एक गैसियस क्लोरीन एटम में से जो एक पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए उसकी बात करें तो 1681 किलो जूल पर मोल के हिसाब से आपको फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना एनर्जी चाहिए होता है। क्लोरीन में यही अगर आपको 1256 इतना आपको एनर्जी चाहिए होता है। जब ब्रोमीन की बात करते हैं तो 1143 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होता है। आयोडीन में आपका ये 1009 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होता है, और एस्टेटिन में ये आपका 890 के अराउंड आपको यहां से एनर्जी चाहिए होता है कि एक गैसेस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो यूजुअल ट्रेंड क्या हुआ, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी वो कम हो रहा है, ठीक है। कम क्यों होता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो इट शोज यूजुअल ट्रेंड and decreases on moving
डाउन द ग्रुप। एक ग्रुप में जब हम फर्स्ट एलिमेंट से नीचे की ओर जाता है तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता जा रहा है। ठीक है, जो फ्लोरीन की बात करें तो 1681, क्लोरीन की बात करें तो 1256, ब्रोमीन की बात करें तो 1143, आयोडीन की बात करें तो 1009 और एस्टेटिन की बात करें तो 890। तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की यहाँ पे ये ट्रेंड कैसा बना, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का उससे थोड़ा कम है, ब्रोमीन का उससे कम है, आयोडीन का उससे कम है और एस्टेटिन का सबसे कम है। तो ये वाला ट्रेंड आपको आपकी आयनाइजेशन एनर्जी में नजर आता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जीज को ऑब्जर्व करें तो हमारा जो फ्लोरीन का है वो दूसरे कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, 12 से यहाँ पे 11 12 क्या 100 की कमी है, यहाँ पे भी लगभग 100 की, यहाँ पे भी लगभग 100 की कमी है। लेकिन जब आप फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपका 400 की क्या है, डिफरेंस है। तो यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी हमने कहा, ड्यू टू स्मॉल साइज आपकी फ्लोरीन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। तो ये वाला ट्रेंड आपको याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड नॉर्मल क्या है, वही यूजुअल ट्रेंड है, फ्लोरीन का सबसे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो ये वाला ट्रेंड आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या ट्रेंड है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हेलोजेंस। नेक्स्ट यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम ट्रेंड देखें तो या इनकी वैल्यूज देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू किलो जूल पर मोल इसका यूनिट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फ्लोरीन की जब हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू देखा तो ये आपका -333। ठीक है, क्लोरीन का देखें तो -349, ब्रोमीन का देखें तो -325, आयोडीन की -296 और एस्टेटिन की आपका -270। तो ये है आपका माइनस क्या है, क्योंकि हमने देखा क्यों हमें पता है कि ये हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन हिट होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो ये वाला हमें क्या मिलता है, वैल्यूज मिलता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें जो जनरली हमें क्या मिलता है, एक यूजुअल ट्रेंड मिलता है, या तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है या तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे जो ज्यादा मिला है वो यहाँ पे मिला क्लोरीन की केस में, फ्लोरीन में कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, यहाँ यूजुअल ट्रेंड नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें क्लोरीन का मिलता है, इससे कम हमें फ्लोरीन का मिलता है। तो यहाँ ट्रेंड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड जो नॉर्मल ट्रेंड अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। लेकिन ये नहीं है, ये गलत है, हमें ऐसा मिल रहा है सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर आपका फ्लोरीन का, फिर आपका ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का एंड फिर एस्टेटिन का। ये वाला ट्रेंड आ रहा है, ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का, इलेक्ट्रॉन ऐड होने का। तो यहाँ पे तो हमारा जो फ्लोरीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ज्यादा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप का फ्लोरीन और क्लोरीन में ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन यहाँ पे आपका सबसे छोटा है, फ्लोरीन क्या है आपका सबसे छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा क्लोरीन है। तो हमने कहा यहाँ पे लो लाइंग डी ऑर्बिटल भी नहीं है, यहाँ पे लो लाइंग आपका क्या है, डी ऑर्बिटल है इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज फ्लोरीन में। ठीक है,
यहां पे क्या रहता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस इन फ्लोरीन। तो ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम हो जाता है, लेकिन हमारे पास क्लोरीन की जब बात करते हैं तो इसके साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक ऐड होने से उतना रिपल्शन बढ़ता नहीं है। तो हमारा क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहता है, उससे कम हमारा फ्लोरीन का रहता है। तो ये वाला ट्रेंड आपको याद रखना है, एग्जाम में ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो गया। यही केस, यही वाला ट्रेंड आपको नजर आएंगे बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी इन H2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपका बॉन्ड H2 मॉलिक्यूल। जो हमें पता है कि हेलोजन जो है यूजुअली सब डाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ठीक है। आपका जो होता है डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है। ऑल जो फॉर्म्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मीन जैसे कि आपका F2 रहता है, ठीक है, Cl2 ऐसे रहता है, Br2 रहता है, I2 रहता है, ठीक है। ऐसे आपका डायटोमिक फॉर्म में आपका हेलोजन जो एटम्स रहता है, हेलोजन एलिमेंट्स रहता है। तो यहां पे जब आप बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, किलोजूल पर मोल, जब आप इनकी बॉन्ड एनर्जी देखेंगे तो फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो फिर से कम होगा आपका 126 किलोजूल पर मोल। क्लोरीन का यही आपका रहता है 210, ब्रोमीन का आपका रहता है 100 अराउंड 58, और आयोडीन का यही रहता है आपका 118। तो जब इस यहाँ पे डाई जो एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो यहां भी सबसे ज्यादा आपका क्या रहता है, क्लोरीन का ज्यादा रहता है। क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा रहता है, फ्लोरीन का आपका यहां से भी आपकी ब्रोमीन से भी आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो क्यों हो जाता है, यही केस है, यही हमने देखना है। यहां पे जब फ्लोरीन इस तरह डायटोमिक फॉर्म में आ जाता है, F2 फॉर्म में आ जाता है, तो हमने कहा कि फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल साइज है। तो जब ये दो मॉलिक्यूल एक पास में आ जाता है इस तरह, तो इनकी एक तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। इसकी न्यूक्लियस और इसकी न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन बढ़ता है। तो दूसरा ये क्या रहता है, इन दोनों की इंटर इलेक्ट्रॉनिक, एक तो क्या रहता है ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस। जब ये दो फ्लोरीन सामने आ जाता है इस तरह, तो स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। दूसरा इनका जो इंटर न्यूक्लियर जो, ये भी आप दो चीज होता है, एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इसमें ज्यादा होता है और इंटर न्यूक्लियर जो रिपल्शन रहता है वो भी ज्यादा रहता है। जब इन दोनों के बीच में इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन भी ज्यादा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी ज्यादा होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपार्ट आगे मतलब दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी चक्कर में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड्स क्या हो जाता है, बिकम वीक हो जाता है। ये वाला दो फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड बन जाता है, ये जो होता है कमजोर होता है ड्यू टू द रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन की वजह से। तो इसी वजह से ये बॉन्ड वीक होने की वजह से ये क्या रहता है, हाईली रिएक्टिव बन जाता है। आपका ये क्या बन जाता है,
हाईली रिएक्टिव बन जाता है। इन दोनों की रिपल्शन की वजह से ये फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो कमजोर हो जाता है, इसीलिए वो क्या रहता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दो लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया था। एक आपका है मुलेकन पोस्टुलेट, वो कहते हैं कि क्लोरीन में, क्योंकि इसमें हमारा डी ऑर्बिटल भी नहीं है फ्लोरीन में, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, वो कहता है कि सम कुछ पीडी हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन रहता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, तो क्या रहता है उसकी वजह से वो वाला बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फ्लोरीन में हमारा डी ऑर्बिटल नहीं है तो वहां ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन की चांस नहीं रहता है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट जो है वो मुलेकन पोस्टुलेट कहते हैं उसको। दूसरा जो है वो आपको दिया था कॉल्सन ने इसको एक्सप्लेन किया था। कॉल्सन ने सजेस्ट किया था कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम क्या हो जाता है, तो एफ जो डिस्टेंस है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों छोटा है, तो इसकी वजह से इंटर एक जो न्यूक्लियर रिपल्शन होता है वो बढ़ जाता है, इसी के साथ आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ जाता है, तो ये जो दो फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। तो इसी वीक बॉन्ड की वजह से इसकी बॉन्ड जो एनर्जी है, जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रहता है वो सबसे कम रहता है, इवन ब्रोमीन से भी कम रहता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड एनर्जी है इनकी केस में, इसीलिए आपका जो फ्लोरीन है वो F2 मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव बन जाता है, क्योंकि इनकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैलोजेंस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि आपने पहले क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन इनका रिवाइज करना या याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, रेक्टिविटी। हैलोजेंस की रेक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे, हैलोजेंस में रेक्टिविटी ट्रेंड कैसे रहता है। ठीक है, तो रेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहां पे हैलोजेंस में हमारा फ्लोरीन जो है इस मोस्ट reactive elements fluorine is the most reactive element in the periodic table ठीक है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो फ्लोरीन क्या है, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं हैलोजेंस में, तो आपका हमारा फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपके हैलोजेंस में से। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या होगा, आपका सबसे रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन आपका ब्रोमीन, देन आपका आयोडीन, देन आपका एस्टेटिन। तो रेक्टिविटी सीरीज को अगर हम देखेंगे तो ये वाला रेक्टिविटी सीरीज हमें मिल जाएगा इन केस ऑफ हैलोजेंस में। ठीक है, तो हमने कहा फ्लोरीन क्या है, आपका सबसे रिएक्टिव है। तो ये वाला जो फ्लोरीन होता है वो सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है पीरियोडिक टेबल में, एक्सेप्ट कुछ लाइटर जो नोबल गैस है, जैसे कि हमारा हीलियम है, नियॉन है, या हमारा आर्गन है, इनके साथ, इनके बजाय सारे एलिमेंट्स के साथ मिल जाता है। जो फ्लोरीन reacts with all elements except some lighter noble gas, लाइक जैसे कि आपका हीलियम है, नियॉन है, या आपका आर्गन है। इसके के बजाय आपकी पीरियोडिक टेबल में से सारे एलिमेंट्स के साथ आपका फ्लोरीन क्या कर जाता है, रेक्ट कर जाता है। तो रेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो फ्लोरीन क्या कर जाता है,
जो है रैक कर जाता है। जैसे कि हम नोबल गैस में अगर जीनॉन की बात करें तो जो फ्लोरीन क्या कर देता है, जीनॉन के साथ जीनॉन फ्लोराइड बनाता है, ठीक है। फ्लोरीन reacts with xenon to form क्या बनाता है, xenon फ्लोराइड्स बनाता है, ठीक है। तो ये इवन आपके नोबल गैस के साथ भी, बड़े जो नोबल गैस है इनके साथ रिएक्शन करता है। कुछ जो छोटे नोबल गैस है जैसे कि आपका हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, इनके साथ ये रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ जैसे कि हमारे, अगर हमारा जैसे कि कॉपर हुआ, निकल हुआ या आयरन हुआ, अगर ये बहुत बड़े मेसिव फॉर्म में होगा तो इवन हमारा फ्लोराइड का कोटिंग भी बन जाता है ऐसे मेटल्स के ऊपर, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है, ठीक। तो फ्लोरीन के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो रिएक्टिव होगा तो इन दोनों का, ठीक है। ये क्लोरीन और ब्रोमीन भी हमारा क्या कर देता है, मोस्ट ऑफ द मेटल, chlorine and bromine also reacts with most of the metals but less वैक्ट्रसली। इनमें जो क्लोरीन और आपका ब्रोमीन है ये भी मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन उतना तेज से नहीं करेगा, ठीक है। लेस देन बट लेस वैग्रेसली देन फ्लोरीन। फ्लोरीन से क्या मिलेगा, कम मिलेगा हमें इनके बीच में रिएक्शन। क्लोरीन और ब्रोमीन भी हमारा मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है बट वो कम स्लोली करता है या कम वैग्रेसली करता है देन फ्लोरीन, ठीक है। आयोडीन इससे भी हमारा थोड़ा लेस रिएक्टिव रहता है, ठीक है। और ये कुछ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन ही नहीं होता। आयोडीन इज लेस रिएक्टिव एंड डस नॉट कंबाइन विथ some elements like, जैसे कि ये सल्फर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और ऐसे सिलीनियम के साथ भी हमारा आयोडीन रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ये यहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो है फ्लोरीन, देन आपका ब्रोमीन है, देन आपका आयोडीन रहता है, देन आपका एस्टेटिन रहता है, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी जो अब हमें हम जो देख रहे हैं रिएक्टिविटी, तो इनकी रिएक्टिविटी हमें जब ये हेलोजेंस वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से भी हमें क्या मिलता है, पता चल जाता है, ठीक है। रिएक्टिविटी इनका द रिएक्टिविटी ऑफ halogens can be compared by reaction with water। जब वाटर के साथ हम हेलोजेंस की रिएक्शन करता है तो वहां से हमें आइडिया मिलता है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम है। तो जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है स्पॉन्टेनियस एंड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाता है वाटर के साथ, ठीक है। पहला, जब हम यहाँ पे फ्लोरीन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्पॉन्टेनियस रहता है, तो वहां वो क्या कर देता है, वाटर को ऑक्सीडाइज करके डाइऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन एंड वाटर is so spontaneous and strong। ये इतना स्पॉन्टेनियस और स्ट्रॉन्ग है
then it oxidizes water to डाइऑक्सीजन। ये वाटर को क्या कर देता है, डाइऑक्सीजन में चेंज कर देता है। जैसे कि आपका F2 है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, H3O पॉजिटिव बनाता है, इसके साथ आपका फ्लोराइड आयन बनाएंगे F नेगेटिव, और इसके साथ आपका यहां से O2 बाहर आएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन इतना स्पॉन्टेनियस है कि इसमें जो डेल्टा G वैल्यू है -765 किलो जूल पर मोल के हिसाब से यहाँ पे क्या मिलता है, -96 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होता है, इस रिएक्शन से रिलीज होता है। इसको हम बैलेंस करते हैं, 2 आएंगे यहाँ, 2 फ्लोराइड आएंगे, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन के थ्रू जब फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या कर देता है, वाटर को डाइऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। और ये रिएक्शन इतना स्पॉन्टेनियस है कि इसमें से इतना एनर्जी रिलीज होता है, -796 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी, माइनस मींस यहाँ पे 796 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस रिएक्शन से रिलीज होता है, ठीक है। इसी तरह ये इसी टाइप का रिएक्शन आपको मिलेगा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, यार, ठीक है। क्लोरीन के साथ भी आपको इस टाइप का रिएक्शन मिलेंगे, लेकिन वो वाला रिएक्शन इतना क्या होगा, स्लो होगा, उतना स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। जब आप क्लोरीन को रैक कराएंगे वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, तो ये वाला रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो यहां भी क्या बनेंगे, 2H3O पॉजिटिव बनेंगे, इसके साथ यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लोराइड मिला था तो यहाँ पर आपको क्लोराइड मिलेंगे, इसके साथ आपको यहाँ पे डाइऑक्सीजन मिलेंगे। लेकिन ये वाला रिएक्शन बहुत स्लो होता है। इंस्टेड ऑफ दिस रिएक्शन यहाँ पे एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। Cl2 जब आपको रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो यहाँ पे HCl और HOCl, ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, बजाय कि ये बहुत क्या रहता है आपका, ये वाला स्लो रहता है, ये वाला रिएक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन के साथ ये वाला रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्पॉन्टेनियस है। तो फ्लोरीन के साथ आपको डायरेक्ट ये वाला रिएक्शन मिलेगा, डाइऑक्सीजन मिलेंगे। क्लोरीन के साथ ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये वाला रिएक्शन बहुत स्लो रहता है, इसीलिए ये वाला रिएक्शन के बजाय ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको मिलेंगे क्लोरीन के साथ। इसीलिए यहां पे भी हमें पता चलता है कि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है देन क्लोरीन और ब्रोमीन। लेकिन आयोडीन के साथ जो रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन हो क्या रहता है, रिवर्सिबल रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस रहता है। तो जब हम आयोडीन की बात करते हैं, तो जब आयोडीन और वाटर रिएक्शन करता है, ठीक है, तो यहां पे भी क्या मिलेगा, H3O पॉजिटिव, 3 मॉलिक्यूल प्लस 2 मोल्स ऑफ आयन और हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहां जो डेल्टा G का वैल्यू है वो आपको ये इंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है, +105 किलो जूल पर मोल आपको इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। इसीलिए यहां पे क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और फॉरवर्ड रिएक्शन हमें क्या मिलता है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इंडोथर्मिक है। इतना रिएक्शन करने के लिए एनर्जी हमें बाहर से देना पड़ता है। तो यहां से पता चलता है कि रिएक्टिविटी जो सीरीज है हेलोजन का वो कैसा है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाता है, इवन 796 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस रिएक्शन से हमें मिलता है, ठीक है। इसी की कंपैरिजन में जब आयोडीन की बात करते हैं तो ये वाला रिएक्शन इवन जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन जाता है। यहां से पता चलता है कि हमारा जो सीरीज है, जो रिएक्टिविटी का, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है और एस्टेटिन है। तो ये वाला जो ट्रेंड हमें रिएक्टिविटी सीरीज में मिल जाता है इन केस ऑफ हेलोजन, ठीक है।
तो ये हुआ आपकी रिएक्टिविटी सीरीज और आपके कुछ हेलोजन के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज की क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।